हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत वीआई ट्रेड के फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 6 की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। और 6 नंबर पेपर है हमारा पेडागोजी ऑफ हिंदी स्टेट लैंग्वेज। यहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश एजुकेशन के अंतर्गत जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो नहीं कराए जा रहे हैं। जो आपका पार्ट 1 है हिंदी स्टेट लैंग्वेज, उसी से रिलेटेड यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों को 20 क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। इस वीडियो में आप लोगों को 20 क्वेश्चंस और कराए जाएंगे, जिसमें हम 21 से लेकर के 40 क्वेश्चंस तक हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा या हमारा 21 क्वेश्चंस जो रहेगा वो क्या कहता है, वो ये कह रहा है कि भाषा प्रयोगशाला पद्धति का एक नुकसान यह है। तो भाषा प्रयोगशाला का नुकसान क्या है ये हम जानेंगे। क्या वो व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव है, या फिर उच्च रख रखाव लागत है, या फिर बेहतर श्रवण कौशल है, या फिर विविध संसाधनों की उपलब्धता है। तो आप लोग जानते ही हैं कि अगर आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा खर्चा कर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा लागत लगा रहे हैं, तो वो चीज़ें सही नहीं हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उच्च रख रखाव की जो लागत है वो भाषा प्रयोगशाला पद्धति के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है आपका कि भाषा प्रयोगशाला पद्धति मुख्य रूप से निम्न पर केंद्रित है। नंबर 1, पढ़ने की गति में सुधार लाना, या मौखिक और श्रवण कौशल में वृद्धि, या साहित्य आलोचना सिखाना, या फिर निबंध लिखना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, मौखिक और श्रवण कौशल में वृद्धि। अगला है क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा प्रयोगशाला पद्धति का दोष है। नंबर 1, सीमित प्रतिक्रिया के अवसर। नंबर 2, छात्रों की बढ़ती भागीदारी, या फिर सीखने के संसाधनों की विविधता, या फिर संवादात्मक शिक्षण वातावरण। तो भाषा प्रयोगशाला पद्धति का जो दोष है वो ये होता है कि सीमित प्रतिक्रिया के अवसर। आप बच्चों को अवसर नहीं दे रहे हैं, एक बार दे रहे हैं, 2 बार दे रहे हैं, उसके बाद नहीं दे रहे हैं, तो यह गलत बात है। वहाँ पे भाषा प्रयोगशाला में उनके अंदर और चीज़ें जानने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 24 कि हिंदी में निदानात्मक शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। नंबर 1, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना, या सीखने की कठिनाइयों की पहचान करना, या पाठ्यक्रम को शीघ्र पूरा करना, या उन्नत व्याकरण पढ़ाना। तो यहाँ पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सीखने की कठिनाइयों की पहचान करना। ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 25 कि हिंदी में उपचारात्मक शिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो उपचारात्मक शिक्षण पे क्यों ध्यान केंद्रित किया जाता है? क्या नई सामग्री पढ़ाना, या विशिष्ट सीखने के अंतराल को ठीक करना, या फिर प्रतियोगिताओं की तैयारी करना, या साहित्यिक कृतियों का परिचय देने के लिए। तो उपचारात्मक शिक्षण ये होता है कि जिन बच्चों में अच्छे से सीखने की क्षमता में कमी पाई जा रही है, अच्छे से वो सीख नहीं पा रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा अंतराल दीजिए और उनको सीखने का अवसर दीजिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 26 कि किस नवीन पद्धति में छात्रों की क्षमता और कमजोरियों का आकलन करना शामिल है। तो क्या वो उपचारात्मक शिक्षण में है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी निदानात्मक शिक्षण, ऑप्शन नंबर सी पाठ्यपुस्तक पद्धति, और डी है कहानी सुनाने की पद्धति। तो नवीन पद्धति में छात्रों की जो क्षमता और कमजोरियों का आकलन किया जाता है वो आपके निदानात्मक शिक्षण में किया जाता है कि बच्चे में क्या कमी है और उस कमी को कैसे दूर किया जाए। तो ये निदानात्मक शिक्षण में आता है।
अगला है प्रश्न नंबर 27 कि उपचारात्मक शिक्षण में किस रणनीति का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए समूह परियोजनाएं, या व्यक्तिगत निर्देश, या कक्षा चर्चाएं, या फिर व्याख्यान। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, व्यक्तिगत निर्देश। अगला है प्रश्न नंबर 28 कि निदानात्मक शिक्षण निम्नलिखित में मदद करता है। वो किसमें मदद करता है निदानात्मक शिक्षण? ऑप्शन नंबर ए नए विषयों का परिचय देना, या फिर छात्रों के पूर्व ज्ञान को समझना, या योगात्मक मूल्यांकन, या फिर परीक्षा आयोजित करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छात्रों के पूर्व ज्ञान को अगर आप समझेंगे नहीं तो नवीन ज्ञान को आप उन्हें अच्छे से समझा नहीं पाएंगे। अगला है प्रश्न नंबर 29 कि उपचारात्मक शिक्षण का एक प्रमुख लाभ है। तो उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख लाभ क्या है? तेज गति से सीखना है, या फिर छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना है, या सभी छात्रों के लिए सामान्यीकृत निर्देश है, या शिक्षकों की कम भागीदारी है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना, ये आपकी जिम्मेदारी भी होती है, और जो उपचारात्मक शिक्षण लागू करते हैं उसमें ये मेन पार्ट होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 30 कि गद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है मनोरंजन है, या अर्थबोध है, या फिर कविताएं सीखना, या गीत गाना। तो गद्य शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो अर्थबोध होता है। यह ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 31 कि व्याख्या विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो व्याख्या विधि कहाँ किया जाता है? नृत्य में किया जाता है, गद्य में किया जाता है, संगीत में किया जाता है, या चित्रकला में। तो आप जानते हैं नाचते समय तो व्याख्या विधि की ज़रूरत नहीं है, संगीत करते समय व्याख्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चित्रकला में भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब गद्यांश पढ़ रहे होंगे तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 32 कि पद्य शिक्षण में कौन सी विधि उपयोगी है। पहला संयुक्त विधि, या व्याख्या विधि, या शब्दार्थ कथन, या फिर व्याकरण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शब्दार्थ कथन। अगला है प्रश्न नंबर 33 कि खंडान्वय विधि किस शिक्षण के लिए प्रयोग होती है। पहला गद्य के लिए, दूसरा पद्य के लिए, तीसरा नाटक के लिए, या फिर व्याकरण के लिए। तो यहाँ पे खंडान्वय विधि जो है वो आपके पद्य विधि के लिए किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 34 कि व्यास विधि का प्रयोग किस में होता है। व्यास विधि का प्रयोग किस में करते हैं? क्या वो गद्य शिक्षण में करते हैं, या पद्य शिक्षण में, या उच्चारण में, या फिर नाटक में। तो यहाँ पे व्यास विधि का जो हम प्रयोग करते हैं वो पद्य शिक्षण में करते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 35 कि नाटक शिक्षण में किस पर ध्यान दिया जाता है। तो नाटक शिक्षण में किस पे ध्यान देते हैं? क्रिया करने में, संवाद करने में, या व्याकरण करने में, या फिर उच्चारण करने में। तो आप जानते हैं नाटक शिक्षण में सब कुछ संवाद पे ही आपके निर्भर होता है। तो ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है प्रश्न नंबर 36 कि व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। नंबर 1 सही उच्चारण है, या सही अर्थ है, या सही वर्तनी है, या फिर सही प्रयोग है। तो व्याकरण का शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो कुछ भी हो वो सही सही प्रयोग हो। अगला है प्रश्न नंबर 37 कि उच्चारण शिक्षण में किस पर ध्यान दिया जाता है। पहला है शब्दार्थ, दूसरा है ध्वनि, तीसरा है व्याकरण, और चौथा है नाटक। जब हम उच्चारण शिक्षण में देखते हैं तो उसमें हम ध्वनि पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 38 कि संयुक्त विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो और कब किया जाता है? तो पद्य शिक्षण में करते हैं, या नाटक शिक्षण में करते हैं उसको, या फिर उसको गद्य शिक्षण में करते हैं, या व्याकरण शिक्षण में। तो आप जानते ही हैं कि संयुक्त विधि ये आपके गद्य शिक्षण में किया जाता है। ये आपका सही हो जाएगा।
अगला है आपका प्रश्न नंबर 39 कि समीक्षा विधि का प्रयोग किस शिक्षण में किया जाता है। तो समीक्षा विधि ये आपके किससे रिलेटेड है, नाटक से, व्याकरण से, गद्य से या पद्य से। तो समीक्षा आपके किससे रिलेटेड है, पद्य से, ये आपका सही हो जाएगा। अगला है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि अर्थबोध किस विधि का भाग है। अर्थबोध यानी कि किसी चीज़ को समझना, क्या वो उच्चारण, नाटक, गद्य या व्याकरण। तो ये आप जानते ही हैं अर्थबोध किस में होता है, ये गद्य का ही पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों को 20 क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी चैनल पे आप जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पे आपको इस पेडागोजी ऑफ हिंदी स्टेट लैंग्वेज से संबंधित 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा दिए गए हैं और ये 20 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कराए गए हैं। टोटल हमारे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आप अच्छे नंबरों के साथ में पास कर सकें। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों को नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी। बहुत बहुत धन्यवाद।